जय गुरुदेव। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सारे देवतुल्य भाइयों बहनों, आज सौभाग्य है कि ज्ञान सभा की इस बेला में हमारे बीच वंदनीय भानुमति दीदी फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग है, शेफाली दीदी पंड्या जी हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आप सभी का नमन वंदन करती हूँ, दिया मुंबई की ओर से। और आज हमारे साथ जो जुड़े हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो आज सिस्को वेबएक्स पे हैं, फेसबुक लाइव पर है और यूट्यूब पे जुड़े हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जब हम ज्ञान सभा की बात करते हैं तो एक ऐसे विषय को लेकर हम साथ में आए हैं, 21वीं सदी नारी शक्ति। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे ही वंदनीय शेफाली दीदी पंड्या जी हैं, जो इस बात को हमारे बीच, हमारे सबके बीच रखेंगी। 21वीं सदी नारी सदी, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का संदेश 21वीं सदी नारी सदी को वो हमारे बीच में आज रखेंगे। आपने कंप्यूटर साइंस और इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। देश विदेश में अखिल विश्व गायत्री परिवार के विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे दीदी ने अथक प्रयासों से बढ़ाया। आपकी इथियोपिया अफ्रीका में हुई प्रारंभिक शिक्षा के कारण, इसी कारण एजुकेशन रिफॉर्म्स में दीदी हमेशा से सक्रिय रही हैं। उनके अथक प्रयासों से उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम और ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को कनेक्ट करने का प्रयास दीदी ने हमेशा से किया है। और इसी का फलस्वरूप है कि आज नारी जागरण अभियान और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशनल सेमिनार्स में दीदी को आमंत्रित किया गया है। करंटली दीदी गायत्री विद्यापीठ स्कूल मैनेजमेंट की चेयरपर्सन है। आप विमेन सेल शांति कुंज में सारी महिलाओं के साथ मिलकर एक परिवार के स्वरूप में अखिल विश्व गायत्री परिवार के सारे सप्तसूत्री आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। वो उनकी खूबी यही है कि हमारी सारी बहनों को एक साथ मिलाकर वो ये देखती है कि हम महिलाओं में कौन से उनके ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने का प्रयास दीदी हमेशा से करती है। और ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पोटेंशियल को रियलाइज किया और आज वो गुरुदेव के स्वयं सेविका के रूप में मिशन का काम बढ़ चढ़ कर रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार के करंट प्रमुख श्रद्धेय शैल बाला पंड्या दीदी और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के मार्गदर्शन में आप एक आदर्श स्वयं सेविका के रूप में हमारे बीच दीदी आप हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, पर एक ही शब्द जो आपके बारे में जब हम सुनते हैं, कहते हैं, तो एक ही शब्द नजर आता है, वो है आपकी सच्ची पहचान एक स्वयं सेविका के रूप में। पूरे आदर सम्मान से मैं निवेदन करती हूँ वंदनीय शेफाली दीदी से, कृपया आप आज की बात 21वीं सदी नारी सदी हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता दीदी। यहाँ उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, देवतुल्य भाइयों एवं भानुमति दीदी, आप सभी को मैं प्रणाम नमस्कार करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में मैं गायत्री महामंत्र के साथ अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने इस मिशन की, इस विशालकाय गायत्री परिवार की स्थापना प्यार, प्रेम, अपनत्व और सौहार्द की धुरी पर की। आज लाखों लोग देखिए इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जिनमें से अनेकों ऐसे होंगे जिनको पूज्य गुरुदेव के साथ उठने बैठने का सौभाग्य मिला और जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के बताए हुए सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो यदि इन लोगों से एक प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एक पक्ष था पूज्य गुरुदेव का जिसने कि उनकी जीवन की दिशा धारा को बदल दिया, तो सभी एक स्वर से एक तथ्य पर सहमत होंगे कि वो पक्ष था
पूज्य गुरुदेव का असीम, अविरल और अपार प्रेम। पूज्य गुरुदेव ने जो पत्रक लिखा है वो उनके अपनत्व और प्रेम की ही अनोखी वानगी है। अन्यथा ऐसा कौन गुरु होता है जो अपने शिष्यों को ही अपने अंग अव्यय के नाम से संबोधित करता है। तो मित्रों, महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे आशा उपेक्षा अपने अंग अव्यय की भांति रखी है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उनकी आशाओं पर खरे उतरें। उन्होंने ये पत्रक हर एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के लिए लिखा है और सभी से यही उपेक्षा रखी है कि हम इसको नित्य दिन प्रतिदिन पढ़ें, ताकि युग निर्माण योजना के इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए हमारी भावनाओं में तनिक भी शिथिलता न आना पाए। पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना एक बहुत बड़ी योजना है और इस योजना को चलाने के लिए वो परम सत्ता, वो शक्ति इसको चला रही है। तो भाई बहनों, यदि हमारे सामने कोई घटना घटती है या कोई चमत्कार घटता है, तो इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य मेरे कारण हो रहा है या ये चमत्कार मेरी वजह से हुआ, क्योंकि सत्य बात तो ये है कि इस कार्य को हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल एक माध्यम मात्र हैं। इसको करवाने के लिए वो परम सत्ता, वो ईश्वर सत्ता हमसे करवा रही है। तो हमारे अंदर ये अहंकार, ये घमंड हमें नहीं आना चाहिए कि जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी चमत्कार हो रहे हैं, मेरी वजह से हो रहे हैं। और युग निर्माण योजना की जो सबसे बड़ी विशेषता है, उसमें नारी उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। प्रारंभ से ही युग निर्माण योजना में कुरीतियाँ उन्मूलन, इसके अलावा बहुत सारी क्रांतियाँ इसमें की गई। पूज्य गुरुदेव ने स्त्रियों को गायत्री दीक्षा दिलाकर उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत करी। शुरू में मध्यकाल में महिलाओं से गायत्री अधिकार छीनकर ये उनसे अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन इसको पुनः स्थापित करके पूज्य गुरुदेव ने जैसे अहिल्या का उद्धार किया था, ये उसी के समतुल्य था। फिर उन्होंने वंद्या माता जी को सर्वप्रथम गायत्री दीक्षा दिलाकर इस आंदोलन की शुरुआत अपने स्वयं से करी। वंद्या माता जी ने देव कन्याओं के माध्यम से 24 लाख के 24 महापुरुष रन शांति कुंज में एक वर्ष में पूरा कराकर एक तरह से 21 सदी नारी सदी का उद्घोष किया। फिर आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व देव कन्याओं के द्वारा देश विदेश में जन जागरण कारण वंद्या माता जी ने उनके अंदर एक और आत्मविश्वास दिलाया कि समाज निर्माण और परिवार निर्माण में उनको बराबर का योगदान देना होगा। इसके अलावा जो प्रगतिशील जागृत नागरियाँ थीं, उनके द्वारा सुसंस्कारिता, पवित्रता, पावनता, शीतलता, इसके माध्यम से एक अद्वितीय क्रांति हुई जो कि समाज में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा कई क्रांतियाँ पूज्य गुरुदेव ने करी, जैसे कि आदर्श विवाह, बिना दहेज की शादियाँ, जिसमें कि हमारे मिशन के कार्यकर्ताओं ने एक अनुकरणीय उदाहरण समाज में प्रस्तुत किया। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि खर्चीली शादियाँ जो हैं इंसान को बेईमान और दरिद्र बनाती हैं। तो हमारे मिशन के लोगों ने इसको समझा, गुरुदेव की पीड़ा को समझा और उन्होंने अनेक आदर्श विवाह और सामूहिक विवाह संपन्न किए, जिससे कि समाज में एक बड़ा ही अच्छा संदेश गया कि इस धरती पे एक कन्या का जन्म होना या किसी परिवार में जन्म होना कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि एक सौभाग्य होता है। तो इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने अनेक अपने जीवन काल में क्रांतियाँ करी, जिससे कि हम समाज में जो बुराइयाँ हैं, उनको, कुरीतियों को कैसे उखाड़ के फेंक सकते हैं और कैसे इसको समाज को सुधारा जा सकता है। पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण आंदोलन की कमान वंद्या माता जी के हाथ में सौंपी। वंद्या माता जी विवाह करके जब आमलखेड़ा आई थी पूज्य गुरुदेव के साथ, तो उस समय जो तात्कालीन जो परिस्थितियाँ थीं, उसके अनुरूप वंद्या माता जी ने अपने आप को ढाला। जब वंद्या माता जी कुछ समय वहाँ रहीं, तब उन्हें देखा कि वहाँ पे जो महिलाओं की जो दशा है बहुत ख़राब है। जब दुर्दशा देखी, वहाँ से उन्होंने नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत करी। हम सभी जानते हैं वंद्या माता जी ने देखिए कई बहनों का उद्धार किया है। ऐसी 5 विधवाएं वंद्या माता जी के साथ रहा करती थी शुरू में, जिनके पास न खाने पीने का ठिकाना था, न रहने का ठिकाना था। ये 5 विधवाएं माता जी की सेवा करती थी और माता जी भी इनका ध्यान रखा करती थी। एक घटना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि जब मथुरा की घटना है, एक महिला जो मुश्किल से 21 वर्ष की रही होगी, माता जी के पास पहुँची और कहने लगी कि माता जी, मेरे संसार में कोई नहीं है,
मेरे पति की मृत्यु हो गई है और ना मायके वाले ना ससुराल वाले मुझे कोई रखना नहीं चाहते हैं। मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। माता जी कुछ आप रास्ता मुझे बताइए, मैं क्या करूँ? तो माता जी ने इसकी सारी व्यथा को सुना और उसको गले लगाया, प्यार किया और कहा कि देख, तू परेशान मत हो, तुझे मैं अपने पास रखूँगी, सारी तेरी व्यवस्था देखूँगी, तुझे एक काम करना है कि तू केवल पढ़ाई कर। तो माता जी ने उसको पुस्तक दिला दी और उसको कहा कि तू पढ़। और उस लड़की ने, जो अशिक्षित थी लेकिन 3 बच्चे इसको संभालने थे, उस महिला ने शिक्षा मतलब पढ़ाई शुरू करी और पढ़ते पढ़ते 10वीं पास करी। 10वीं करने के बाद 12वीं पास कर ली और आगे की पढ़ाई जारी रखी और इतनी योग्य हो गई वो महिला कि आगे चलकर वही अशिक्षित महिला एक स्कूल की प्रिंसिपल बनी। तो मूल बात ये है कि यहाँ से शुरू हुआ है हमारा मिशन। छोटा सा मिशन था उस समय, इतना बड़ा नहीं था, बिल्कुल छोटी सी जगह थी। और आज जो हमें विस्तार देख रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव वंद्या माता जी की त्याग, तपस्या और तपश्चर्या का ही फल है। तो वंद्या माता जी ने कई महीनों का, जिसने उदाहरण दिया, उद्धार किया, उनके जीवन बदले। ये जो वक्त था, ये 2 अतिवाद थे, 2 एक्सट्रीम थे। एक छोर वो था जहाँ नारियाँ अशिक्षित थीं और पर्दा प्रथा थी, लंबा लंबा घूंघट लेकर रहना पड़ता था, कब इधर से उधर बदल जाए ऐसी स्थिति थी। एक छोर वो था जहाँ नारियाँ शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनको भी एक घृणित रूप से देखा गया क्योंकि वो अश्लीलता थी थोड़ी और मॉडर्न होने के बावजूद उनको भी कुछ नहीं समझा गया। तो दोनों छोरों पर दोनों ये जो महिलाएं थी विवश थी। एक को अपाहिज बनाकर घर में छोड़ दिया, जिसकी न स्वतंत्रता थी, न वो बाहर निकल सकती थी, न सामूहिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो उसका जीवन बिल्कुल एक 4 दीवारी में कैद हो गया। दूसरी जो मैंने बताई मॉडर्न महिलाएं थी, इनको घृणित रूप में देखा गया और इनको एक गुड़िया की तरह समझा, भोग्या समझा, रमणीय समझा और इनकी भी कोई वैल्यू नहीं समझी गई। तो दोनों ही स्थिति में अपने अपने छोरों पर विवश थी। ऐसी स्थिति में वंदे माता जी ने सोचा कि बीच का रास्ता क्या होना चाहिए। वहाँ से वंदे माता जी ने नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत करी। नारी जागरण आंदोलन का उद्देश्य यही था कि नारियाँ सशक्त हों, जागें, पढ़े लिखें, संस्कारवान हों और जो भारतीय संस्कृति है उसको न भूलें, पुरुषों से कंधे मिला करके चलें। ये इसका उद्देश्य था। और आज जो हम देख ही रहे हैं, जो नारी जागरण का जो विस्तार है और आज हम सब महिलाएं इसके नीचे सब सुरक्षित बैठी हैं, ये वंद्या माता जी का ही पुरुषार्थ था। तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताई कैसे नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई और कैसे कैसे इसका विस्तार होता चला गया। यदि आज की वर्तमान 21 सदी नारी की बात की जाए तो आज की नारी को मैं आधुनिका कहना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दुर्बलताओं को दूर करके, उनको नज़रअंदाज करके, उसने अपने आप को मजबूत बनाने की पुरजोर कोशिश करी है और इसमें वो कामयाब भी हुई है। आज आप देखिए समाज में उसने अपनी एक अलग छवि पेश करी है, अलग समाज में इसकी पहचान है। आज उसको मैं अगर सुपर वुमन भी कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। और हर एक क्षेत्र में आप देखिए प्रतिस्पर्धा है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें कंपटीशन नहीं हो, लेकिन उसका आप काबिल तारीफ़ है कि उसमें हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ऐसा कोई क्षेत्र मैं सोचती हूँ कोई बचा ही नहीं जिसमें हम कहें कि ये कार्य नारी नहीं कर सकती है। हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। बल्कि आप देखिए एक क्षेत्र जैसे डिफेंस है, उसमें हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कभी नारी इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन कर रही है। नेवी है, पायलट की ट्रेनिंग, पायलट बन गई है, प्लेन उड़ा रही है। कौन सा क्षेत्र बचा है? मैं सोच स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, डांस है, हर एक ऊंचे पद पर आसीन है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के बावजूद भी उसको जो स्थान मिलना चाहिए था, आज भी समाज में क्या सोचती हूँ नहीं मिला है। उसको वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक जो उसको न्याय मिलना चाहिए था, उसको अभी तक नहीं मिला है जो उसको मिलना चाहिए। कुछ 21 सदी में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, अच्छाइयाँ भी हुई हैं, बुराइयाँ भी हैं। अच्छाई क्या हुई? अच्छाई ये हुई कि बहुत सुविधाएं बढ़ गई हैं।
एक ज़माना ऐसा था जब नारियां को केवल एक कमरे में घुसी रहती थीं, चौके से बाहर निकल नहीं सकती थीं, ना कोई इंटरेक्शन था, ना दुनिया से मतलब, बस एक घर में अंदर ही रहती थीं। अब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ा है, इतने जॉब्स के ऑप्शंस हैं, स्वतंत्रता मिली है और इतनी मशीनों का ज़माना है। आप एक बटन दबाइए तुरंत काम हो जाते हैं। आप दुनिया में एक कोने बैठे हैं, दूसरी दुनिया के कोने में बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़, उसको चुनौतियों भर जीवन है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है, हर चीज़ में आगे बढ़ी है। बहुत समाज ने बहुत बदलाव परिवर्तन आया है। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस मैं कहना चाहूँगी, जो मुझे कमियाँ दिखाई पड़ती हैं आज की वर्तमान समय की नारी जो फेस करती है, वो जैसे कि मैं 3 उदाहरण देना चाहूँगी। यदि 2 उम्मीदवार हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, एक पुरुष उम्मीदवार है, एक महिला उम्मीदवार है, तो दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, दोनों जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जॉब मिल भी जाती है। लेकिन जब सैलरी की बात आती है, तो ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब की बात कर रही हूँ, जब सैलरी की बात आती है तो पुरुष को ज़्यादा सैलरी मिल रही होती है, लेकिन नारी को कम मिलती है। इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं हमारी सोच में ये है कि नारी कमज़ोर है, या नारी ये काम कर नहीं सकती है, या इतने समय तक समय दे नहीं सकती है। तो ये हमारी जो विचारधारणा है, इसको बदलने की आवश्यकता है। उसकी सैलरी इतनी उसको नहीं मिलती जितनी उसको मिलनी चाहिए। ये मैं सोचती हूँ, कई महिलाओं से मैंने सुना है ये बात कि हमें उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी पुरुष को मिल रही है, जबकि दोनों एक समान है, इक्वली क्वालिफाइड है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। जो जैसे गांव का उदाहरण ले लीजिए। गांव में जैसे यदि कोई महिला पुरुष पति पत्नी है, पति आता है हर रोज़ उसको मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, शराब पीता है, और नारी जो है कमज़ोर है, मतलब वो कुछ बोल नहीं पाती है, इतनी सशक्त नहीं है, और पति इसको हर रोज़ से पैसे भी हड़प रहा है, उसके साथ बदतमीज़ी करता है, सब कुछ ये हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ऐसी महिलाओं को हमें एम्पावर करने की आवश्यकता है। इन लोगों को, ऐसी महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है जहाँ वाकई ये समस्या झेल रही हैं। शहरों में तो क्या है, शहरों में तो आज बहुत एडवांसमेंट है, बहुत कुछ एक दूसरे से सुनते हैं, करते हैं, तो महिलाएं जागरूक हो जाती हैं। लेकिन गांव हैं, कस्बे हैं, जो थोड़े पिछड़े इलाके हैं, ये लोग अपनी बात कहने में थोड़ी उनको मुश्किल होती है। तो ऐसी महिलाओं को मैं सोचती हूँ सशक्त करने की आवश्यकता है। जो पहले ही जो महिलाएं जागृत हैं, प्रगतिशील हैं, इन लोगों को ऐसे कैंप्स अगर हम लगा सकें, इन लोगों को जागरूक कर सकें। अब पति मारता है, यदि वो ससुराल वालों से कहती है तो वो उसको धक्के मार के भगा देता है कि अरे तेरी बात नहीं सुननी। मायके वाले से कह नहीं पाती है, बाहर किसी पुलिस से नहीं कह सकती क्योंकि इतनी इसकी हिम्मत नहीं है। और अगर वो वकील हायर करना चाहे तो इतने पैसे नहीं कि वकील हायर कर सके। तो ये जो समस्याएं हैं हमारे समाज देखने को मिलती हैं। ऐसी महिलाओं को हमें सशक्त करने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है कि कितने कानूनी अधिकार हैं, सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई हैं जिसका वो मदद ले सकती है। तीसरी समस्या जो मैं सोचती हूँ आज वर्तमान समय देखने को मिलती है, वो है निर्णय लेने के डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। अब ऊंचे जो पद पर आसीन हैं, जॉब्स कर रही हैं महिलाएं, लेकिन या तो कंपनी में या आप घर में देख लीजिए, कई बार क्या होता है उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। हर किसी के साथ नहीं, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन कई जगह ऐसे देखने को मिला है कि उनकी बात को अहमियत नहीं दी गई या उनकी बात को सुना नहीं गया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़ों का आदर नहीं करें, सम्मान नहीं करें, ज़रूर करना चाहिए बड़ों का आदर सम्मान, लेकिन उसकी बात को रखने का एक मौका देना चाहिए। वो क्या कहना चाहती है, वो क्या निर्णय लेना चाहती है, या वो क्या बताना चाहती है, उसकी बात को रखना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो कम से कम हम नारी को अहमियत तो दें, उसकी वैल्यू तो करें कम से कम। तो कुछ ऐसी समस्याएं जो मैं सोचती हूँ हटानी चाहिए। कंपनी में भी कई बार ऐसा होता है कि उसको नेतृत्व नहीं दिया जाता है, जबकि वो हर तरह से काबिल है। तो ये जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, इनको यदि सुधारा जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार है, हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार है। यदि अगर हर एक नागरिक ये संकल्प ले कि भ्रष्टाचार मिटाना है, तो वाकई हमारा देश कितना सभ्य सुधर सकता है और बढ़िया हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि नव निर्माण में नारी को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उसको देखिए अपने पिछड़ेपन से और बंधनों से मुक्ति पानी होगी, और इसमें अपने आप को उसको विकसित करना होगा,
और संघर्ष करना होगा, और साथ साथ नव निर्माण में उसको हाथ बटाना होगा। इन सब चीज़ों में उसको रुकावटें भी झेलनी पड़ेंगी, या तो परिवार से या फिर समाज से, लेकिन उससे भी उसको निपटना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महाकाल ने देखिए उसको ये उत्तरदायित्व उसके कंधों पर सौंपा है, और वो अपनी जो उसकी जो देव शक्तियों के सहारे से इसको निश्चित रूप से पूरा कर लेगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये कठिन अवश्य, लेकिन अपनी नारी इसे अवश्य कर लेगी। महाकाल ने जो कार्य सौंपा है इसको पूरा वो अगर तन मन धन से करे तो जो समस्या है उनको हटा सकती है। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो भी सुधारात्मक प्रयास हम कर सकते हैं उसको अविलंब हम जल्दी जल्दी शुरू करें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नारी जो है अपने परिवार निर्माण और समाज निर्माण के साथ साथ आत्मनिर्माण नहीं कर सकती। उसको अपने आत्मनिर्माण के कार्य के साथ साथ सुधार कार्य जो होने हैं समाज में वो भी हाथ में ले लेने चाहिए। इसमें मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन उसको निश्चित रूप से वो कर सकती है। सुधारात्मक प्रयास अविलंब शुरू हों। अब सुधारात्मक प्रयास क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले गुरुदेव ने कहा है कि जैसे कि भेदभाव। आज हम भले ही हम कहें कि हम बहुत डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मॉडर्न हो गए, लेकिन भेदभाव जैसी चीज़ आप देखिए घर घर में, हर जगह शहरों में कम दिखाई पड़ेगी, लेकिन छोटे छोटे इलाकों में देखने को मिलती है। लड़का लड़की में भेदभाव करना और लिंग भेद पे तिरस्कार, न किसी को तिरस्कार मिलना, ना किसी को सम्मान मिलना। लड़के ना तो लड़कियों को छोटी नज़र से देखें और लड़कियां भी हीन अनुभव ना करें। जो अभिभावक ये सोचते हैं कि लड़का हमारा वंश चलाएगा, लड़कियां तो कूड़ा करकट हैं, इनको शिक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे तो लोग अभिभावक कहने अलायक भी नहीं हैं। तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों को गुरुदेव कहते हैं कि महिलाओं को ये कार्य अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। छोटे छोटे परिवर्तन जो है अपने घर से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जो भेदभाव जो मिटाना है ये महिलाएं अपने घर से ही शुरू करें। लड़का लड़की में भेदभाव को समाप्त करें, तभी पुरुष इसकी आवश्यकता समझेंगे और जो समाज में जो असमानता है वो मिटेगी। अब क्या होता है, महिलाएं ही कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव कर रही हैं। उनकी शिक्षा, प्यार दुलार में काफ़ी कुछ भेदभाव रखा जाता है। शहरों की बात अलग है, मैं गांव कस्बे की बात कर रही हूँ जहाँ कई जगह से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ समाप्त महिलाएं ही करेंगी। असमानता वाली भाव घर से ही इसको समाप्त करनी पड़ेगी। और देखिए ऐसी मान्यता है कि जब हमारा एक भाग्य अच्छा होता है तो भगवान हमको बेटा देता है, लेकिन जब हमारे 100 भाग्य अच्छे होते हैं तो भगवान हमको बेटी देता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें लड़का लड़की में भेदभाव करना चाहिए। हमें जो कुछ मिले, बेटा मिले बेटी मिले, उसमें हर तरह से हमें खुश होना चाहिए। लेकिन चूँकि हम अभिभावक हैं, ये कुछ हमारे फ़र्ज़ हैं कि हम उनको अच्छी बातें सिखाएं, लड़के को भी लड़की को भी। लड़के को मैं सोचती हूँ ज़रूर बताना चाहिए कि हर एक नारी की इज़्ज़त करनी चाहिए, हर एक नारी का सम्मान करें, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपकी बहन है, चाहे राह चलती कोई महिला क्यों ना हो, लेकिन हर एक नारी की इज़्ज़त ज़रूर करनी चाहिए। लड़कियों को भी समझाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बने और स्वावलंबी बने, इंडिपेंडेंट बने, अपने पैरों पे खड़ी हों, सबका सम्मान करें। तो ये छोटी छोटी बातें यदि हम घर से ही इनको सिखाएंगे बच्चों को, तो आने वाला जो भविष्य है, आने वाली जो जनरेशंस हैं, ये अच्छे संस्कार सीखेंगी। इस तरह से हमारे श्रेष्ठ इंसान हमारे समाज में पैदा होंगे और अच्छा हमारा सभ्य समाज बन सकता है। तो पहला चीज़ गुरुदेव ने बताई वो है भेदभाव, जो हमें मिटाना चाहिए घर से। दूसरी चीज़ गुरुदेव ने बताई वो है सुधारने के लिए, वो है कि व्यवहार में समानता हो। अब आए दिन हम देखते हैं सास बहू में झगड़े दिखाई पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि पुत्र वधू को भी जैसे सास जो है अपनी बेटी की तरह संबोधित करे, उसको भी अपने परिवार का हिस्सा माने। अब ये होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि इसी वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, नई नई पुत्र वधू आती है तो सास ये सोचती है कि अब ये घर में आ गई है तो सारा काम इसको सौंप देना चाहिए, मेरा कार्य ख़त्म हुआ और सारा काम इसको सौंप दो। अब हमें ये सोचना चाहिए कि वो लड़की भी किसी की बेटी है, वो भी किसी प्यार से पली बढ़ी है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उसको भी हम अपनी बेटी की तरह सोचे समझे, वैसे ही प्यार दें, तो ही वो आपको भी अपनी माँ की तरह समझेगी और वो अपनी बेटी की तरह समझेगी। तो होता क्या है, जो हम थोप देते हैं कि आते ही सिस्टम जो है हमारे घर का तुरंत सीख जाए, वो मुश्किल है। वो कैसे सीख सकती है? आते ही तुरंत से सिस्टम नहीं सीख सकती है, समय लगता है।
तो हमें कम से कम वर्ष 2 वर्ष समय देना चाहिए, जिस पेशेंस के साथ हमें सब चीज़ संभालनी चाहिए और उसको वो प्यार देना चाहिए, तभी ये जो लड़ाई झगड़े आए दिन देखने को मिलते हैं ये समाप्त होंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने दूसरी चीज़ जो बताई है वो है कि सुधार, ये व्यवहार में समानता होनी चाहिए। और चीज़ें जैसे कि अंध परंपराएं हैं, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा आज भी कई इलाकों में, इंडिया में, राजस्थान है, मध्य प्रदेश में, पिछड़े इलाकों में देखने को मिलती हैं। कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, ये सब समाज में जो जड़ पकड़े हैं, जो महिलाएं इसको फॉलो करती हैं, इनको मिटाने की बहुत आवश्यकता है। तो ये कुछ पूज्य गुरुदेव ने सुधारात्मक प्रयास बताए। यदि हम इसको ध्यान दें तो हम बहुत कुछ बदलाव 21 सदी में ला सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नारी केवल जननी नहीं बल्कि एक निर्मात्री है। अगर वो केवल जन्म देने वाली होती तो उसको जननी भर कहा जाता, लेकिन अपने से संबंधित व्यक्तित्व का वो अच्छे से निर्माण कर पाती है, इसलिए इसको निर्मात्री कहा गया है। और जनमानस के भावनात्मक नवनिर्माण के लिए ये कार्य महाकाल ने इसके कंधों पर सौंपा है। उसके पास जो प्रदत्त देव शक्तियाँ के सहारे और जो गुण हैं, जिससे कि वो मनुष्यों का, अपने परिवार का और समाज का नव निर्माण कर सकती है, इसलिए इसको निर्मात्री कहा जाता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसको 3 मोर्चे पे आगे आना पड़ेगा। वो है सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन। और उसके अंदर जो भगवान ने जो गुण दिए हैं, उनकी सहायता से वो आगे बढ़ सकती है और बहुत कुछ बदलाव समाज में ला सकती है। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जो भी समाज में कमियां हम देख रहे हैं, 21 सदी नारी सदी में इतनी कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, जिसके सहारे वो सब कर सकती है। उसके अंदर जो प्रदत्त देव शक्तियों के सहारे भी अपने वो आगे बढ़ सकती है और काफ़ी बदलाव ला सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं महाकाल ने उसके कंधे पर सौंपी हैं। अब देखिए, छोटे छोटे कुटुंब एक राष्ट्र, एक समाज की तरह होते हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ सोच समझ कर चलना पड़ता है और करना पड़ता है। ठीक वैसे ही नारी भी अपने परिवार निर्माण के लिए उसको अपने मस्तिष्क में पूरी एक रूपरेखा बनानी पड़ती है, तभी वो अपने घर परिवार का निर्माण कर पाती है। इसके लिए उसको अपने आप को होम कर देना पड़ता है, तब वो अपने घर परिवार की व्यवस्था देखना, सब मैनेज करना देखती है। तो यदि राष्ट्र की हम बात करते हैं, उसको उसमें अपने आलस्य से अपना समय निकालना पड़ेगा, अवसाद से समय निकालना पड़ेगा, और कितना समाज में कितनी क्या क्या चीज़ें सुधारने के लिए आवश्यकता है वो देखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए अपने जो कंफर्ट जोन है उससे उसको निकलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, नारी बोलती है कि अरे हम तो महिलाएं, हम क्या कर सकते हैं। ये बात उसको दिमाग से निकालनी पड़ेगी। यदि वाकई हम सुधार चाहते हैं समाज में, तो उसको अपने आलस्य से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जो समाज में सुधारात्मक प्रयास हैं वो पूरे हो पाएंगे। तो भाई बहनों, भगवान कृष्ण ने देखिए आह्वान किया था ग्वाल बाल को कि उठो, उठ जाओ और ये इंद्र के प्रकोप से हमें बचना है। तो सब ग्वाल बाल उठ खड़े हुए थे और भगवान के साथ चल दिए। भगवान बुद्ध भी देखिए, उन्होंने आह्वान किया था देव शक्तियों को, उठो जागो, हमें धर्म को बचाने के लिए आगे बढ़ो। तो परिव्राजक महेंद्र और आम्रपाली ये सब वैभव छोड़ के भगवान बुद्ध के साथ चले थे। तो आज भी कुछ ऐसी स्थिति है, आज जो समाज में समस्याएं हैं उसके लिए मैं आह्वान करती हूँ उन महिलाओं को कि उठो देव शक्तियों, माताओं बहनों जागो और अपनी शुभ क्षमताओं को जगाओ, जो समाज में वाकई आवश्यकता है सुधारने के लिए। 21 सदी नारी बहुत कमज़ोर नहीं है, बहुत आगे बढ़ेगी। इसको सुधारने के लिए इसको अपने कदम आगे बढ़ानी पड़ेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया था कि 21 सदी नारी सदी, अर्थात भाव संवेदनाओं की। तो जब जब हमारे समाज में ऐसी आपत्तियों की घड़ी आएगी, नारी को अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। महाकाली ने भी सृजन के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए थे और महाकाल ने बढ़ती हुई अवांछिता को देखकर सब कुछ भस्म कर डाला था। तब सृजन की देवी नव निर्माण के लिए आगे आई थी। आज भी हमारी बहनों को जागना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा, और जैसे कि हम चाहते हैं कि भारत हमारा फिर से एक सोने की चिड़िया कहलाए, ऐसा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।